दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जिस तरह से देश में जो चुनावी माहौल है और जिस तरह से सियासी माहौल जो गर्म है, तो आज हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र अभी जो चर्चा का विषय बना है, जो वार पलटवार की जो राजनीति देखी जा रही है, तो आज हमने सोचा कि महाराष्ट्र पे चर्चा करें। तो इसके लिए हमने जो वरिष्ठ पत्रकार गुजरात के हैं, जो देश और विदेश की राजनीति पे अच्छी पकड़ रखते हैं, तो आज हमने जो आमंत्रित किया है जगदीश भाई मेहता जी को। तो सबसे पहले हम सीधे जगदीश भाई जी को जोड़ लेते हैं। सर जी, हमारे मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू। सर, जिस तरह से तारीखें करीब आ रही है चुनाव का महाराष्ट्र में, तो सर अभी आप फिलहाल कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव को? देखिए, अभी कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में वोटिंग होने जा रहा है। बहुत कम दिन बचे हुए हैं और अब तक का जो भी रवैया रहा, लोगों ने जो एहसास किया वो क्या है, किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू मुस्लिम, सिवाय बटेंगे तो कटेंगे और सब कुछ, और रेवड़ीबाजी। खैर, लेकिन कोई यानी भारतीय जनता पार्टी की जो महायुति है वो भी ये न ही कह सकती है कि हमने जो डिलीवरी की है, यानी हमारा जो शासन रहा है उसके आधार पे हम लोग वोट मांग रहे हैं, और ना ही जो सामने महाअघाड़ी पक्ष वाले हैं वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार की ब्लूप्रिंट है कि न तो गवर्नमेंट की तिजोरी को कोई नुकसान होगा, न आपके भाग्य का कोई दुर्भाग्य होगा। यानी किसी के पास जिसको सुशासन कहा जा सकता है, ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है। इसीलिए अभी 20 तारीख कैसे भी करके निकालनी है। 20 तारीख यानी जब तक चुनाव का प्रचार खत्म ना हो जाए उस तारीख तक किसी न किसी बहाने सबको लाइमलाइट में रहना है। और वोटर्स जो हैं उनको क्या है, कम से कम जो कम खराब हो, यानी सबसे ज्यादा खराब नहीं, अच्छे वाले के तो बात ही छोड़िए, जो कम खराब लगे जिसको उनको चॉइस करना है, उनको चुनना है। तो ये सभी अपने आप चल रहा है। इस महाराष्ट्र जो कि कैपिटल ऑफ द इंडिया है इकोनॉमी की दृष्टि से, लेकिन वहां से जो आवाज या तो जो सुर निकलना चाहिए कि भाई ये इकोनॉमी की दृष्टि से अगर हम लोग कैपिटल है तो हमारे पास इतनी इनकम है और उतना मुनाफा हो सकता है, इसी प्रकार का हम लोग सुशासन वगैरह देंगे लोगों को। और यहाँ की जो सबसे अहम बातें हैं या मुद्दा जो है, जैसे कि ट्रैफिक का है बंबई में, जैसे कि उसकी जो कहते हैं कि रेलवे की जो व्यवस्था है उसमें अभी भी कल परसों ही मैं आपको बता दूं, हमारे कच्छ के एक जो यहाँ युवा थे वो यही रेलवे की जो मानव भीड़ है उसी के हिसाब से उनकी सांस रुक गई और उसका डेथ हो गया। तो उनकी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाई जाए, किस प्रकार की व्यवस्था करे तो उसमें यात्री कम से कम सुलभ तरीके से यात्रा कर सके और अपने जहां निजी स्थान पे जाना वह जा सके। ऐसी कोई बात महाराष्ट्र में जो मराठा आंदोलन चल रहा है अनामत का, रिजर्वेशन का, जी सर, इसी में रोकना चाहूंगा। जो मराठा मुद्दा है, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है, ये सर इसमें एनडीए भी बच रहा है और एमबीए भी बच रहा है। यानी इस मुद्दे पे दोनों पार्टियां बात करने को तैयार नहीं, कहीं ना कहीं बच रही है इस मुद्दे पे। वो इसीलिए बच रही है, सुप्रीम कोर्ट का तो फरमान है ही 50% से अधिक की मात्रा में ये रिजर्व वाली बात की नहीं जा सकती। और भारतीय जनता पार्टी की महायुति है, जो अमित शाह से लेकर के नरेंद्र मोदी तक जो उनके स्टार प्रचारक है, वो क्या कह रहे हैं, वो यही ब्लेम यानी आक्षेप कर रहे हैं कि महाअघाड़ी वाले माइनॉरिटीज को ज्यादा धर्म के आधार पर आरक्षण की उनकी मर्यादा बढ़ा देने का चाहते हैं, और वो जो जिसमें कट होगा यानी जिसकी मर्यादा कम होगी वो है ओबीसी। ये एक मुद्दा है। हालांकि महाअघाड़ी वाला भी इनका इनकार कर रहे हैं, लेकिन कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्कुल पैमाना है 50% से अधिक
आप किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो ये बिहार में नीतीश बाबू ने भी किया है और जगह भी कोई कोई लोगों ने किया तो है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी अमलीकरण हो ही नहीं सकता। तो महाराष्ट्र में जो आंदोलन कर रहे हैं, जो चुनाव में खड़े थे और बाद में उसने अपना वापिस ले लिया अभी तो लड़ाई में, लेकिन ये जो मुद्दा बिल्कुल सेंसिटिव है, ये सिर्फ डिबेट का विषय है। लोगों को सिर्फ मैंने जिसको कहते हैं ना कि बुलाने की बात है, लेकिन अमल में कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और बंधारण में उसका उल्लेख है। इसलिए मराठा को ज्यादा दिया जाए या किसी को इकोनॉमी यानी आर्थिक रूप से दिया जाए, ये बात बनेगी नहीं फिलहाल। तो उसके लिए बहुत सारा संशोधन करना पड़ता है कानून में। राम भद्राचार्य जी, शंकराचार्य जी जो हैं, उन्होंने भी अब उनकी जहां कथा चल रही है, उन्होंने भी यही मुद्दा अभी कहा है कि भाई ये जाति ज्ञातिवाद के नाम पर पे जो रिजर्वेशन है उसको खत्म कर दो। हम सब इंडियंस है, सब हिंदू है, सब गरीब और अमीर दो ही तो वर्ग होते हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई पटेल है, कोई फलाना है, कोई मराठा है, कोई बंगाली है, ऐसा नहीं जी। कोई गरीब है और कोई अमीर है। क्योंकि रिजर्वेशन का पैमाना क्या है या तो उद्देश्य क्या है, गरीब लोग जो है जो सभी सुविधाओं से वंचित है उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। तो ये कैसे हो सकता है? वह एक ही तो मुद्दा है, जो अमीर लोग हैं उनके पास, उनको थोड़ा उनके पास से अगर कुछ लो ज्यादा टैक्सेस वगैरह, और ये गरीब लोगों को तो बात खत्म। अगर कोई सुखी संपन्न हो जाए, कोई सुखी संपन्न हो जाए तो उनको फिर रिजर्वेशन की जरूरत। जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि भाई आप इसमें क्रिमिलियर्स जो है उसको अलग रखो, जो ओबीसी में हो, माइनॉरिटीज में हो या कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो। तो ये जरूरी नहीं जी। या तो सर इसमें कोई स्पेसिफिक सर्वे करवा के देख लिया जाए, क्योंकि जिसकी स्थिति है उसके आरक्षण हटा ही देना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल ये अपनी आदर्श बात है, लेकिन पॉलिटिशियंस को प्रॉब्लम क्या है, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, ये जो भी कुछ कहो या ओबीसी कहो, उनके वोट की इतनी फिक्र है कि वो ये जरूरत नहीं करते हैं। क्योंकि इसमें आड़ी टेढ़ी बातें करने वाले लोग जो हैं वो लोगों को या नागरिकों को कैसे भी करके उसका दिमाग चकरावे चढ़ा सकते हैं। इसीलिए सब लोग ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो दुनिया सही बात है, एक सीधी सी बात है, गरीब लोगों को अमीर बनाना है बस, और तो कुछ है ही नहीं, जादू टोना तो है ही नहीं। अभी मेरे पास 50 रुपया है, आपके पास 10 रुपया है, तो मेरा 50 ज्यादा है, आपका 10 कम है, तो 50 में से 25 आपको दो, 25 मुझे दो, न मैं गरीब हो जाऊंगा न आप अमीर हो जाओगे। यही तो फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला जो है अच्छी है, फिर भी उसको इम्प्लीमेशन में नहीं ला सकता, क्योंकि सबको वोटिंग जो है, अपना मत का जो प्रॉब्लम है उसका डर है जी। सर आपने डूबती हुई रस पकड़ ली है सर पॉलिटिशियन की, बड़ी जिस तरह से आपने इसमें विश्लेषण दिया है, ये यही हो रहा है सर कि इनको गरीबों के वोट लेने हैं और अमीरों का विकास करना है, गरीबों का कुछ नहीं करना है सर। राहुल जी यही, हाँ राहुल जी यही तो बात है, और ये वैसे चलता ही रहेगा जब तक नागरिक, भारतीय नागरिक यानी लोग जब तक ये डिमांड नहीं करेंगे, सरकारें हो या कोई भी पक्ष हो, सभी इसी प्रकार की रेवड़ीबाजी से ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन सही मायने में देश को अगर बिल्कुल आपको ये सामंजस्य में रखना हो, हाँ बैलेंस में अगर रखना हो, तो यही तो फॉर्मूला है। और क्या है, हमारे घर में भी हम लोग क्या करते हैं, जो बीमार है, बुजुर्ग है, जो शारीरिक रूप से अशक्त हैं, हम उनसे उनको उनकी ज्यादा केयर करते हैं, और जो सक्षम है उनसे उनको कहते हैं भाई आप संभालो अपने आप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन अगर सीधी सी बात करें तो इन लोगों की जो रोटली मतलब खाना पीना चल रहा है या अपना जो रोजगार चल रहा है, धंधा जिसको कहते हैं, मैं तो उनको धंधा ही बोलूंगा पॉलिटिक्स का, क्योंकि अपनी सेवा का माध्यम नहीं रहा है जी। ये अपनी दुकान चला रहे हैं सर, पॉलिटिक्स की दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और क्या है कि नागरिक भी तो ऐसे हैं, देखिए अभी किसी को कोई छोच नहीं रही है। कुछ दिन पहले या तो कुछ महीने पहले जो प्राइम मिनिस्टर जिसको 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज कहते थे, आज वो उसी की पार्टी में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। बोलिए। सही बात है। और
और उससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात तो वो है कि उनकी सभा में भी इतने लोग आज भी आ रहे और तालियां बटोर रहे हैं। बोलिए, तो लोग भी तो, जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ना ये फायर प्रूफ है, किसी को कहते हैं हम ये कि वाटर प्रूफ है, इसलिए सभी इसी प्रकार ये अपने भारत के जो नागरिक है, वोटर्स है, ये भ्रष्टाचार प्रूफ हो गए हैं। उनको ये सोच नहीं है कि इस आदमी के दिलो दिमाग पे इतना मतलब दाग है तो हम लोग उनको अवॉइड करें, क्योंकि प्रजा क्या कर सकती है, नागरिक क्या कर सकता है, बहिष्कार से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी अपना रुतबा से, अपनी शख्सियत से, अपनी आवश्यकता से अगर मान लो कि टिकट ले भी आए या तो किसी पद ग्रहण भी कर ले, लेकिन लोग में इतनी तो जागृति होनी चाहिए कि कम से कम उनका बहिष्कार तो करे, पॉलिटिकली बहिष्कार। चलिए, हम नहीं कहते उसका सामाजिक बहिष्कार करो, पॉलिटिकली बहिष्कार तो कर सकते हैं। वो जहां भी जाए, न तो उनकी सभा में कोई किसी को जाना चाहिए, न तालियां बटोरना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं हो रहा है। और यही तो बात है कि ये जो पॉलिटिशियंस है वो समझ गए हैं कि लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया है, इसीलिए जी। सबको सर मुफ्त का चाहिए, सबको मुफ्त का, लेकिन ये भूल रही है कि जनता की जेब से ही ये जा रहा है पैसा, ये जनता यही की तो, जेब से जा रहा है। और ये चुनाव के टाइम पे जो प्रलोभन दिया जाता है वो उनको दिया जाता है, वो प्रलोभन में आते हैं। कहीं ना कहीं अब जनता को भी इसमें जागरूक होना पड़ेगा सर। देखिए नहीं हो रही है, इसीलिए भी आपको कहता हूं, ये महाआघाड़ी वाले लोग हैं, उन्होंने गारंटी दी है महिलाओं को प्रति मास 3,000 रुपया वो लोग देंगे। सरकारी बसेस जो हैं, सरकारी बस, उसमें महिलाओं को फ्री मुसाफरी। हम लोग पत्रकार हैं, अगर हमारे पास एक रेशन कार्ड होते हैं तो ही हम लोग सो एंड सो स्टेट में हम लोग फ्री मुसाफरी कर सकते हैं। लेकिन ये गारंटी देखिए महाआघाड़ी वाले की, हर महिला को, जो गरीब महिला है उनको सरकारी बसों में फ्री में मुसाफरी की बात की जा रही है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफी की बात की जा रही है। बेरोजगार जो लोग होंगे उनको प्रति माह 4,000 रुपया वो लोग देने की बात कर रहे हैं। और हर परिवार को 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा की बात कर रहे हैं। और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन की बात भी उन लोगों ने कर दी है। और जातिगत जनगणना, वो भी उनका बहुत ही ब्रह्मास्त्र जैसा मुद्दा है। उनके सामने देखिए रेवड़ीबाजी पार्ट 2, उनके सामने जो ये महायुति वाले, यानी शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार कहो या कुछ भी कहो, भाजपा वाली कहो, उन्होंने क्या किया है कि जो लाडली बहन योजना कर दी है उसमें अभी 1,500 रुपया मिलता है, अभी उसको 2,100 रुपया मिलेगा। महिला सुरक्षा में के लिए 25,000 महिलाओं को पुलिस में भर्ती करेंगे। किसानों की ऋण माफी जो है उनकी बात इन लोगों ने भी की है। और उनको किसान सम्मान योजना में जो 15,000 रुपया, पहले 12,000 अभी मिलते हैं, उसको अभी सालाना 15,000 करने की बात की है। एमएसपी पर उन लोगों ने 20% सब्सिडी की बात की है। जो जरूरतमंद लोग होंगे उसको रोटी कपड़ा मकान देने की बात की है। वृद्ध लोगों को पेंशन जो 1,500 उनको 2,100 देने की बात कर रहे हैं। प्रति माह 25 लाख लोगों को नौकरी की बात कर रहे हैं। 10 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपया ट्यूशन का देने की बात कर रहे हैं। ये सब जो बातें हैं, ये आपने जो कहा राहुल जी, ठीक वैसी ही प्रकार से ये वन काइंड ऑफ रेवड़ीबाजी है। ये कोई कहता नहीं है कि ये पैसा कहां से लाएगा और किस प्रकार, ये अपनी खुद की पीढ़ी तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट और दूसरे सभी लोगों ने कहा भी तो है कि भाई देखिए ये अनुचित बातें हैं, ये वन काइंड ऑफ लांच है। देखिए चुनाव में अगर मैं किसी को ये कहूं कि आप मुझे वोट दीजिए और मैं उसको खाना तक खिला दूं या लड्डू भी बांट दूं तो मुझे कहा जाएगा कि ये लांच है। तो ये सब क्या है जिसको चुनावी ढंढेरा कहते हैं, वो क्या है? ये पूरा का पूरा लांच ही तो है। 3,000 रुपया 4,000 रुपया अगर कोई महिला को देने की बात करे तो लांच नहीं हुई तो क्या हुआ, मुझे बताइए। खुलेआम सर, खुलेआम करप्शन की बात की जा रही है बिल्कुल ओपनली, हाँ ओपनली, ये दोनों पार्टी है ना, सभी पार्टी अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग मूक दर्शक के तौर पे बैठा हुआ है सर। देखिए हमारे चुनाव अनिल भाई आयोग, पटेल आते हैं जो जीएसटीवी के हैं पत्रकार, उनका कहना है कि चुनाव आयोग नहीं है, ये चुनाव आयोग है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अनिल भाई साहब जो उन्होंने भी सही कहा, हम लोग जिसको स्वतंत्र मानते हैं वो स्वतंत्र होते नहीं है।
वैसे तो राज्यपाल भी स्वतंत्र होना चाहिए, राष्ट्रपति भी स्वतंत्र होना चाहिए, किसी न किसी विधानसभा जो भी हो स्टेट की, उनके अध्यक्ष जो होते हैं वो भी स्वतंत्र होना चाहिए, न्यायाधीश तो होना ही चाहिए। लेकिन हमारा तर्जुबा क्या है, हमारा अनुभव क्या है, कोई कहीं भी स्वतंत्र हो ऐसा हमें लग नहीं रहा है। कभी भी आपने चुनाव आयोग को यह कहते हुआ सुना कि भाई ये जो रेवड़ीबाजी आप कर रहे हो अपनी पार्टी के प्रोजेक्शन के लिए, नहीं देश के लिए नहीं। देश अलग बात है, देश की तो पॉलिसी हो सकती है, ये पक्ष की पॉलिसी देश को कैसे लागू की जाती है। और मुझे बताइए कि अगर यही रेवड़ीबाजी से पूरे इकोनॉमी अगर खत्म हो जाएगी या तो उसको सत्यानाश हो जाएगा, तो आप भरपाई कहां से करोगे। हर स्टेट के ऊपर कितना अभी कर्जा है मालूम है, वो कैलकुलेटर का स्क्रीन जो है वो स्क्रीन कम पड़ जाएगी, इतनी बड़ी रकम जो है वो कर्जदार है सभी स्टेट, तो वो लाएंगे कहां से पैसा। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई ये सभी बात जो है वो टैक्स पे, हम लोग टैक्स पेयर हैं भारत में, ये नहीं बोलना चाहिए कि कुछ ही लोग टैक्स पेड करते हैं, ये गलत बात है। सभी के सभी लोग टैक्स पेयर है। कैसे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मैं 5 रुपये का साबुन जो सुबह नहाने के लिए होता है, मैं 21 रुपये का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपया है, लेकिन टैक्सेशन के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, उसकी एडवर्टाइजिंग का पैसा सब मिला करके मुझे 21 रुपये में आ रहा है। तो यानी मैं टैक्स पेयर हुआ ही हूं, मैं यानी सब, तो हम सब टैक्स पेयर्स हैं। तो टैक्स पेयर्स के जो पैसे हैं वो राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है, पक्ष की नहीं। लेकिन महाराष्ट्र में जो ये रेवड़ीबाजी चल रही है उसका मतलब ये है किसी के पास सुशासन की कोई सुविधा नहीं है, ऐसी कोई ब्लूप्रिंट नहीं कि लोगों को ये भरोसा हो कि भाई देखिए इस प्रकार से अगर चलेगा तो महाराष्ट्र की तासीर भी अच्छी रहेगी, आपस में लोगों में समन्वय होता रहेगा और तरक्की का राह आगे बढ़ेगी। इसलिए तो रेवड़ीबाजी करें। और दूसरा, ये जो वचन दिए जा रहे हैं उसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि उसका पालन होना ही है। अगर नहीं भी पालन करते तो कोई क्या उखाड़ लेगा, यही तो है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो जैसे कहते हैं ना, वचनेषु किम दरिद्रता, संस्कृत में सुभाषित है, वचन देने में क्या प्रॉब्लम है, पालना हो तो प्रॉब्लम है ना। यही तो बात है। एक आदमी ने कहा था कि क्या मालूम मुश्किल है, बोलता क्या मुश्किल है, बोला हर सुबह में जब उठता हूं तो मेरी पत्नी मुझसे 500 रुपया मांगती है हर दिन। तो मित्र ने कहा अरे हर दिन 500 रुपया ज्यादा खर्चा लो है, आप उसको पूछते क्यों नहीं कि करती क्या है। तो बोलता है मालूम नहीं, अभी कभी दूंगा तो पूछूंगा। ठीक उसी प्रकार है, ये जो वचने हैं, वचन दिया जाता है, पालन की बात नहीं है। तो बाद में जो शर्त तो लागू, जैसे हम लोग मानते हैं ना ऑनलाइन होता है और सब कुछ जगह हमें जो लोन मिलता है उसमें क्या वो लिखा होता है नीचे ऐसा करके हाँ कि शर्तें लागू, वो जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा फरेब है। ठीक उसी प्रकार ये चुनावी ढंढेरा या तो चुनावी जो होता है, यही तो बात है कि उसमें पालन करने की गारंटी पहले देनी चाहिए। सबसे पहली बात यह कहनी चाहिए किसी को भी कि हम जो अभी बोलने जा रहे हैं उनका हम 100% पालन करेंगे, ये हमारी सबसे पहली गारंटी है। और दूसरा कि ये इसलिए नहीं कि पालन करेंगे, लेकिन ये पैसा कहां से निकालोगे वो भी तो कहना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा तो मुझे दान देने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये बराबर। वरना तो क्या होगा कि पूरा स्टेट है सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए 2 गारंटी लोगों को पहले पूछनी चाहिए कि आप जो अभी रेवड़ीबाजी कर रहे हैं क्या आप आपकी जेब से निकालोगे, क्या आप जादूगर हैं, या किसी में खर्चा कम करोगे। अपने जो पूरा का पूरा तामझाम होता है, मिनिस्टर जब आता है उनकी जब फंक्शनिंग होती है या उनका स्टेज शो होता है या उनका जो रोड शोज होते हैं और उनके जो भी जाहिर सभाएं होती है, तो हम लोग देखते हैं 2-5 करोड़ रुपए का डोम लग जाता है, वहां सब कुछ सोफे वोफे सब कुछ आ जाते हैं, ब्रिस्लरी बॉटल्स पानी की आ जाती है, दुनिया भर के पुष्प आ जाते हैं, सभी के कार्ड आ जाते हैं और सोप वगैरह। तो ये सब तामझाम, यानी एक सभा जो होती है पीएम कक्षा की 8-10 करोड़ में होती है, उतनी कितनी सभाएं हुई, तो कोई पूछता तक नहीं कि इनका करोड़ों रुपए का ये जो खर्चा आप करते हो इसका हमने तो कभी टेंडर तक नहीं देखा। तो आप किसको देते हो, कैसे देते हो, कौन भावताल करता है, कौन किसको कितना पैसे, सब अपने अपने बांट के खाते हैं। यानी जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे की बातें, वही तो है सब कुछ। इसीलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है, देखिए
20 तारीख को वोटिंग है, 288 बैठक के लिए है, 23 को रिजल्ट उसका आने वाला है और 145 बैठक सब जो जीतेगा वही सिकंदर बनेगा। लेकिन 145 बैठक जीतने के लिए सभी ने पूरे के पूरी राजधानी, जिसको कैपिटल ऑफ इंडिया कहेंगे इकोनॉमी की, उनको दाव में लगा दी है। जी सर वही मैं बोल, इसमें टैक्स वाले में बात करूंगा सर। जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमको कच्ची सड़कें मिल रही हैं, टूटा फूटा रास्ता मिल रहा है, हमको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन अगर कोई वीआईपी का मूवमेंट होगा तो उनके लिए रातों रात रोड बना दिया जाएगा, हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है। हमारे टैक्स पे उनका पूरा गुजरन बसर चलता है, लेकिन हमको उस सबसे हमको वंचित रखा जाता है सर। इसलिए कि हमारे यहाँ एक ही शक्ति काम कर रही है पूरे देश में, एक ही शक्ति, और वो शक्ति का नाम है सहन शक्ति। जी सर ये बात है, ठीक है। हमारे यहाँ एक ही धर्म सबसे बड़ा है। कोई मानेगा कि मानव धर्म नहीं, कोई मानेगा इस्लाम नहीं, कोई मानेगा हिंदू नहीं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अगर धर्म कोई चलन में है उसको कहते हैं सगवड़िया धर्म, सहूलियत वाला, ठीक है, सहूलियत वाला। और हम कहते हैं कि सब लोग निष्पक्ष, पत्रकारिता भी निष्पक्ष होनी चाहिए। हमारे बगल में अभी बैठे हैं रमेश भाई घोड़ासरा करके, हमारे सीनियर एडिटर रहे हैं। उनका एक बहुत अच्छा स्लोगन है, पक्षकार यानी सॉरी जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट कभी कभी भी निष्पक्ष नहीं होना चाहिए, उनका अपना एक पक्ष होना ही चाहिए, और वो पक्ष का नाम है सत्य का पक्ष। सही बात है सर। तो ये बात पॉलिटिशियंस को भी लागू होनी चाहिए कि सत्य का पक्ष ले, मानव धर्म को सबसे श्रेष्ठ माने, और प्रजा की सुखाकारी के लिए अपनी जो खर्च वाली बात है वो कम करे और लोगों में समन्वय करे। यही बात करनी चाहिए, ये कोई करता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं, ये लोभ तंत्र है, लालच तंत्र है। कैसे भी करके लोगों की वोटों की लूट कैसे की जाती है, फरेबी कार करके भी अपनी झोली कैसे भरी जाती है, यही तो सभी लोग अजमा रहे हैं। जब तक नई पीढ़ी, या तो आज से लेकर के 5-10 साल तक, अभी तो अवेयरनेस आ रही है, सबको अपने अपने वोट की कीमत भी समझ में आ रही है। तो जब अभी 1-2 चुनाव शायद ऐसा होगा, लेकिन मुझे आशा है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भरपूर है, और लोगों में ये मानसिकता भी जम रही है कि ये सब लोग जो रेवड़ीबाजी वाली बातें हैं वो ओवरऑल हमें ही तबाही, हमारी ही तबाही करने वाली है। इसलिए इन फ्यूचर, नजीक के भविष्य में, इन फ्यूचर जो देखो वो ही चलेगा, जिस कहते हैं ना कि हवा, अब तो हवा ये ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो ही जलता रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सर महाराष्ट्र में अभी ईडी की एंट्री हुई है सर, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? सॉरी महाराष्ट्र के अंदर में ईडी की एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? ईडी देखिए, ईडी एक सीढ़ी है समझ गए सर। सुषमा स्वराज जी ने तो कहा था एक जमाने में, अरुण जेटली ने भी कहा था सीबीआई और ईडी के लिए, और यहाँ तक नहीं, उन्होंने तो न्याय तंत्र के ऊपर भी कहा था, सुषमा स्वराज जी ने, जिसको विदुषी मानते हैं हम। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की अदालतों में, न्याय तंत्र में न्याय नहीं होता है, निर्णय होता है। निर्णय और न्याय में फर्क है। निर्णय का मतलब फैसला होता है, न्याय का मतलब नीतिगत होता है। तो न्याय से भी बड़ा नीति होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो ईडी सीडी वाली बातें हैं, मैंने जो आपके कहा ना, वो सीढ़ी है, ईडी नहीं है, सीढ़ी है ऊपर जाने की। जो गवर्नमेंट अभी भी रूल्स में होती हैं, वो जैसा चाहे ऐसा ईडी भी करते हैं, सीबीआई भी करते हैं। ऐसा क्या होता है ईडी और सीडी वगैरह में कि उनको विपक्ष के नेता लोग जो हैं उनके ही भ्रष्टाचार नजर में आते हैं। और जिसको बड़ा प्रधान यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसको कहा है कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, जिसके ऊपर उनका इशारा था, वो वहां तो सीडी कुछ नहीं करे, उसको तो वो सलाम कर रही है। तो यही तो बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोगों को पता है ईडी क्या है, सीबीआई क्या है। जो कुछ भी सरकारी एजेंसी होती है केंद्र में, जिनकी गवर्नमेंट होती है, उनके फेवर में और विपक्ष के अगेंस्ट में ज्यादातर काम करती रहती हैं। जी सर। सर
वोट जो अभी सर जो वोटिंग हो रहे हैं, वोट के अंदर के जो बात है महाराष्ट्र में, वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध की बात की जा रही है। जब भी कहीं चुनाव होता है तो इस तरह के मुद्दे आ जाते हैं, जिस तरह से आपने पहले भी बताया कि इनके पास बस हिंदू मुस्लिम वाली बात करने के लिए अलावा कुछ भी नहीं है। तो जिस तरह से ये जिहाद वाला मामला है, और सर धर्म युद्ध की इसमें किस तरह से आप देख रहे हैं? सर देखिए, कहाँ लोकतंत्र, कहाँ लोग ये लव जिहाद, कहाँ वोट जिहाद। समझिए, कोई कोई कहीं किसी का तालमेल है क्या? समझ लीजिए, ये चुनाव जो है वो जिहाद के खिलाफ तो है नहीं। हमारे यहाँ गुजरात में क्या होता है, चुनाव जब भी होता है तो नागरिक यानी जो भी है वोटर्स, वो वोटर्स कम हो जाते, वोटर्स नहीं रहते। वो क्या हो जाते हैं, पटेल, दरबार, कोली, वणिक, ब्राह्मीण, ओबीसी, दलित, माइनॉरिटी, वैसे वो नागरिक नहीं रहता है। वो ये कास्टिज्म में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी यहाँ महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे, वोट जिहाद वगैरह वगैरह, ये सब जो बातें हैं, ये जनता को बिल्कुल समझनी चाहिए कि आपको चुनाव के वक्त ही ऐसे प्रलोभन या तो ऐसी बातें क्यों आप कर रहे हो जैसे कि हमारा जीना हराम हो जाए। क्योंकि आपको Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, नागरिक को नहीं। मैं अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटीज के विस्तार में अगर रहता हूं, या कोई मुस्लिम हमारे विस्तार में अगर रहता है, उनके ऊपर इनके जो प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये जो बोल बोल के चले जा रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट होगा वो तो वो जानते नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि हमें इस प्रकार की दुश्मनावट भी नहीं चाहिए, इस प्रकार के वेरभाव वाली बातें भी नहीं चाहिए। बड़े लोगों को तो अच्छी बात करनी चाहिए। मैंने एक जगह सुना था कि बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बड़ी बात है। सही बात है सर। बड़ा होना तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना सबसे बड़ी बात है। तो दोस्ती जब भी किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए, मौत का जहर है फजाओं में, अब कहां जाके सांस ली जाए, स्थिति ऐसी है। जी सर। सर अडानी का नाम एक बार फिर से उछला है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो धारावी का जो पुनः विकास का जो परियोजना है उसे मैं कैंसिल कर दूंगा। वो इसीलिए कि धारावी में जो लोग रहते हैं उसमें ज्यादातर लोग माइनॉरिटीज, दलित और गरीब लोग रहते हैं, जिसको ओबीसी में माना गिना जाता है। अभी जो अदानी ने कहा है वो क्या किया, उसने क्या, वैसे तो प्रोग्राम क्या है, पूरी धारावी एशिया की सबसे बहुत बड़ी झुपड़पट्टी है, वहां रहना दोजक जैसा है, दोजक जैसा है। तो अगर उनको रीडेवलप किया जाए और अच्छी, अगर किसी को छोटा मोटा भी तो अच्छा मकान वगैरह मिल जाए तो उसमें गलत क्या है, समझ लीजिए। लेकिन ये इसलिए गलत है क्योंकि अदानी ने कहा है, और इसलिए गलत है क्योंकि अदानी मोदी का मित्र माना जाता है। तो भला आदमी ये समझो कि आप अदानी को कहो या अंबानी को कहो या टाटा या बिरला कहो, हम कहते, ये लोग विपक्ष वाले क्या कहते हैं कि ये उद्योगपतियों की सरकार है। अभी मुझे ये बताइए कि अगर कच्छ में उद्योगपति को मित्र अगर सरकार ने बनाया नहीं होता, तो आज की डेट में ये कच्छ में जो हजारों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसकी जमीन का भाव पहले 1 एकड़ का 10 लाख भी नहीं आता था, आज 10 करोड़ देने के बाद भी नहीं मिलती है, वो उछाल कहां से आता? तो कहने का बात हो, हमारे समाज में भी क्या होता है, जो ज्यादा डोनर होते हैं, हम उन्हीं को तो अध्यक्ष बनाते हैं जी, सो एंड सो फंक्शन के, कि वे आज के ये खाने पीने का दाता सो एंड सो है, फंक्शन का पूरा खर्चा उठा सो एंड सो है। तो जो डोनर होता है उसका हम आदर करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि भाई वो हमें पैसे से मदद कर रहा है। तो उद्योगपति क्या कर रहे हैं, हाँ वो लाभ अचूक ही ले रहे हैं, उसमें कोई सवाल नहीं, लेकिन अब करोड़ों अबजों रुपये लगा भी तो रहे हैं, ये तो है। और पूरा का पूरा इलाका जो डेवलप नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ में आपकी एक बात बता दूं, राजकोट में जहां अभी नया ग्रीन वो एयरपोर्ट हुआ है, हमारे यहाँ सबसे पहले नया एयरपोर्ट हुआ है, वो जो एयरपोर्ट हुआ वो जमीन जो थी वहां कुत्ता भी नहीं जाता था, ऐसा अगर कहे तो मानेंगे। वो जंगल विस्तार जैसा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अभी यहाँ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नया हो गया है, तो वहां एकड़ का छोड़िए
एकड़ का 10वां भाग भी जिसको मानिए लाखों करोड़ों रुपया उसका आने लगा है, और अभी सब लोग वहां पे अच्छे अच्छे होटल्स वगैरह बनाने जा रहे हैं। तो अभी वो जो डेवलप होगा और उनकी जो प्राइस बढ़ेगी, उनकी कीमत तो जो जमीन वाला है उनको ही मिलेगी। फिर और जो आनुषंगिक व्यवसाय उनके साथ में होता है, पंचर वाले होते हैं, फरसान वाले होते हैं, पान वगैरह होते हैं, छोटी मोटी दुकानें होती हैं, ये भी तो रोजगार का एक हिस्सा है ही। तो धारावी को जिसको एशिया की सबसे बड़ी झुपड़पट्टी मानी जाती है, अगर ये कलंक हटा दे और उनकी जगह उन्हीं लोगों को अच्छे आवास मिल जाए तो उसमें गलत क्या है? उसमें 5 रुपये अगर अदानी ज्यादा कमा भी लेता है तो क्या फर्क पड़ता है? इन लोगों की पूरी जिंदगी अगर दोजख में चली जाती है, अगर उनका जीर्णोद्धार हो जाए तो जाने दो, किसको क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आज की तारीख में क्या होता है, मेरे और आपके चेहरे अगर सफेद करना है, वो हमें जो ये हम लोग लगाते हैं परफ्यूम या ट्यूब वगैरह लगाते हैं, उनका भाव देखिए क्या है, देसी घी से ज्यादा है, फिर भी लगाते हैं ना। बस तो आपका चेहरा सिर्फ ये सफेद हो जाए, इसके लिए अगर आप इतने पैसे कमाते हो, तो आपकी पूरी जिंदगी अगर सफेद हो जाए और दोजख से बाहर निकल जाए तो खैर जाने दो, अदानी कुछ भी पैसा कमा ले, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए ये जो मत वाली बात है, चुनाव के समय ऐसे मुद्दे जो करते हैं, वो लाखों करोड़ों लोग जो वहां रहते हैं, लाखों लोग झुपड़पट्टी में, उनके लिए ये हादसा होना चाहिए। उसको कहना चाहिए कि भाई अदानी करे या कोई भी करे, ये कोई पाकिस्तानी तो है नहीं, कम से कम है तो भारतीय। और देखिए कोई, हाँ, और कोई मूर्ख भी तो नहीं है, जिसके पास जितनी जमीन होगी उसको उतनी या तो उससे अधिक कुछ भी ये रहने को आवास मिलेगा, अच्छी हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, गार्डनिंग वगैरह मिलेंगे, एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा होगा, वातावरण शुद्ध होगा, तो क्या फर्क पड़ता है? अभी आप वहां जाइए तो, यानी मैं तो वहां रहा हूँ, यानी बंबई में मैं 10 साल रहा हूँ, मुझे पूरा का पूरा मालूम है वहां रहना। अब मैं तो अभी कल्पना तक नहीं कर सकता, वैसे तो मैं 10 साल रहा भी हूँ पहले, लेकिन अभी हमारी जो लाइफ स्टाइल है तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकती, यहाँ जिया भी तो जा सकता है। तो अगर उनका जीर्णोद्धार हो तो कोई गलत बात नहीं है, उद्धव ठाकरे की ये मुद्दा है वो गलत है जी। सर, महायुति और महाविकास आघाड़ी में अभी कौन सी इन दोनों पार्टियों में से आपको मजबूती दिख रही है, दोनों पार्टियों के अंदर? ऑब्वियसली मजबूती तो महायुति की ही दिखने को जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की जो शिवसेना वाली युति जो है, वो क्यों? वो इसीलिए कि शरद पवार से लेकर कांग्रेस तक, एनसीपी शरद पवार की, फिर कांग्रेस की, फिर सपा बप्पा जो कुछ भी इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्या है, उनका एजेंडा क्लियर नहीं है, और विचारधारा जिसको कहते हैं आइडियोलॉजी, वो भी कॉमन नहीं है। और देखिए आम आदमी पार्टी वैसे तो महायुति के या आघाड़ी जिसको कहो उनका एक हिस्सा है, लेकिन उसने कहा पंजाब में नहीं, अभी यहाँ गुजरात में हमारे नगर पंचायतों का चुनाव है, उसमें कहा हम नहीं, हम अलग अलग लड़ेंगे। तो लोग मूर्ख नहीं है, सबको पता है कि किसी न किसी जगह ये लोग जो हैं स्वार्थ के लिए ही एकत्रित हुए हैं। आइडियोलॉजी भी तो विभिन्न है, कॉमन नहीं है। और महायुति में वो अलग बात है कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या शिंदे बनेंगे या गडकरी जैसा कोई नया आएगा, वो अलग बात है, लेकिन उसको तो सत्ता की रिश्ता खींची मानी जाएगी। लेकिन आइडियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो शिंदे भी कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और भाजपा तो है ही, यानी कम से कम एक मुद्दे पर तो वो एक है, उसमें तो कोई बात नहीं है, जिसको आइडियोलॉजी कहते हैं। इसलिए इस हिसाब से माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो इसकी लीड कर रही है और शिंदे साहब की वो महायुति का पलड़ा भारी है जी। तो दोस्तों, किसी कारणवश जो जगदीश भाई मेहता जी के साथ में जो हम राजनीतिक जो विश्लेषण महाराष्ट्र के ऊपर कर रहे थे, तो नेटवर्किंग का कुछ इशू हुआ है, तो हमने उनके साथ में बात किया और जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति पे जो मेन मुद्दे हैं, किस तरह से लोग जो पार्टियां जो प्रलोभन वाली जो राजनीति कर रहे हैं उसके विषय में पूरा बताया है। हम आगे और भी आपको महाराष्ट्र की राजनीति पे आपको और जानकारी देते रहेंगे। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी हमारी, ये कमेंट बॉक्स में जाके अपनी जो राय है उसे हमें अवगत कराइएगा, और हमारी जो चैनल है पंचायत, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों को भी शेयर करें। नमस्कार।